इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए 17 फरवरी 1882 को और ये लागू कब हो गई? 1 जुलाई 1882 को। टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब ये लागू नहीं हुई थी, 1882 में लागू हुई, तो उससे पहले क्या था? उस समय पहले क्या चलता था? न्याय, साम्य, शुद्ध अंतरण के सिद्धांत पर, शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर नियम विनियमित होते थे। इस अधिनियम में 137 धाराएं हैं जो 8 अध्यायों में विभक्त हैं। यह अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, अर्थात सर्वसमावेशी नहीं है, जैसे कि साक्ष्य अधिनियम। इस अधिनियम के लागू होने के 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1, उन नियमों को जो जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति के अंतरण का विनियमन करते हैं और उन व्यक्तियों को जिनके मरने के बाद संपत्ति का अंतरण न्यागमन होगा के बीच संबंध स्थापित करना है, के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इस प्रकार जो वसीयती या गैर वसीयती से संबंधित विधि को विरचित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है, उसका पूरक प्रस्तुत करना है, एक उद्देश्य हो गया। दूसरा है संविदा विधि की संहिता को पूरा करना है जहां तक मामला अचल संपत्ति का है। इसमें हमने क्या बताया? 8 अध्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा अध्याय 2 जो 5 से लेकर 53A तक है सेक्शन, वो मोहम्मदन विधि में लागू नहीं होता है। इसको यहीं पर माइंड मेकअप कर लीजिएगा। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या है? यह अधिनियम पक्षकारों के अंतरण पर लागू होता है, विधि के अंतरण पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम पक्षकारों के अंतरण पर लागू होता है, विधि के अंतरण पर लागू नहीं होता है। उदाहरण, एक आदमी दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वहां पर संपत्ति अंतरण के नियम लागू होंगे। भाई हम खरीदना चाहें किसी और से या कोई हमसे खरीदना चाहे, एक कोई आदमी बिल्डर से मकान खरीदना चाहता है, तो टीपी एक्ट के नियम लागू होंगे, उसे रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। कहाँ लागू नहीं होगा? वसीयती और गैर वसीयती उत्तराधिकार के संबंध में। अरे भाई संपत्ति पिता से पुत्र में आई, टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। सरकार ने संपत्ति जब्त की, वहां पर टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। सरकार ने किसी को दिवालिया घोषित किया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। न्यायालय ने किसी को जब्ती का आदेश दिया, वहां पर टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। जहां पर कोई शासकीय अनुदान दिया गया, वहां पर टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। अब न्यायालय की बात ले, न्यायालय ने किसी संपत्ति जब्त की, यदि टीपी एक्ट के नियम लागू होते हैं तो पहले न्यायालय जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर रही है उसको अपने नाम कराए, उसको जिसको नीलाम करेगा उसको बेचे। ऐसा तो होता नहीं है। संपत्ति जब्त हुई, सरकार ने नीलामी की, तो जिस आदमी के नाम संपत्ति डायरेक्ट उससे दूसरे आदमी के नाम चली गई। तो याद क्या रखना है? संपत्ति अंतरण अधिनियम पक्षकारों के अंतरण पर लागू होता है, विधि के अंतरण पर लागू नहीं होता है। विधि के अंतरण कौन कौन से हैं? वसीयती या गैर वसीयती उत्तराधिकार वाले मामले हो गए, संपत्ति का समापन हो गया, दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना हो गया, न्यायालय का आदेश हो गया, या शासकीय अनुदान हो गया। अब सरकार ने अनुदान निकाला कि जितने गांव के गरीब हैं उनको 1-1 बीघा जमीन दी जाएगी, अब वो रजिस्ट्री कराएं? नहीं, डायरेक्ट उन्हीं के नाम कर दी जाती है। ये टीपी एक्ट की शुरुआत है। 1 में क्या दिया है? नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम और विस्तार कहाँ लागू है? पूरे भारत में लागू है। 2 में ये दे दिया गया है कि किस विधि में लागू होगी, मतलब 2 में ही स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भाग